नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी टेट की तैयारी के क्रम में यूपी टेट 2014 में पूछे गए बाल विकास के क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों के हम उत्तर आपको बताएंगे, साथ ही साथ इन उत्तरों की व्याख्या भी आपको बताएंगे। यानी इनसे जुड़े जो भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो भी आपको क्लियर करते चलेंगे, ताकि इनसे संबंधित भी अगर कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है तो आप उसको भी आसानी से हल कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? अगर कभी प्रश्न में नहीं आ जाए तो वहां पर आप उसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आपको जो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं उनको समझने में आसानी हो। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। ये बिल्कुल सही है। जो वंशानुक्रम होता है वो माता पिता से संतान में जाता है, यानी जो माता पिता के गुण होते हैं वो संतान में चले जाते हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है नहीं, तो हमें नहीं वाला ऑप्शन ढूंढना है, यानी जो ऑप्शन गलत है वो ढूंढना है। अगला यहाँ पर ऑप्शन है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। तो ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पर ये ऐसा नहीं होता है, वंशानुक्रम जो व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन नहीं होता है, क्योंकि वंशानुक्रम जो होता है वो अपने माता पिता उनके पूर्वजों से हमें मिलता है। ठीक है, तो वंशानुक्रम जो होता है वो जन्मजात नहीं होता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, सहचर्य के नियम है। आपके पास ऑप्शन है समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर सहचर्य के नियम की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ये सभी। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही। तो यहाँ पर गेट्स का कथन दे रखा है और उसकी परिभाषा दे रखी है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। अपने आप को प्रेम करने की जो प्रवृत्ति है वो कहलाती है नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। अगला यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने दे रखा है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स लगा दिया गया है। का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो ये आपको बताना है। तो क्षेत्र, मौसम, वातावरण या फिर जलवायु। जो मनुष्य की बुद्धि है वो उसकी आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, यानी जो माता पिता में बुद्धि होती है वही बच्चे के अंदर आती है, और फिर बच्चे के अंदर जो बुद्धि होती है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं ट्रांसफर होती रहती है। तो इसके लिए कौन सी परिस्थितियां उपयुक्त होती हैं, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्षेत्र, मौसम, वातावरण या फिर जलवायु। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वातावरण। अगला यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 6, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। प्रमाणिक विचलन का मान, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, सहसंबंधीय प्रतिनिधि का मान, समूह प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। क्लियर हो गई बात। आगे देखिए, अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, वे सदैव चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, वे हमेशा सफल होते हैं। वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं। वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। यानी
तो इसका सही उत्तर होगा आपके सामने, वे हमेशा सफल होते हैं। ये सही नहीं है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए ये कथन सही नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं। वो चुनौतीपूर्ण कार्य तो पसंद करते हैं, वे कार्य के समय आनंद का अनुभव भी करते हैं, वे कठिन कार्यों के उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वे हमेशा सफल होंगे ऐसा क्लियर नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे प्रश्न आपके सामने है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, रूसो या फिर रॉस। यहाँ पर क्या सही उत्तर होगा? बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। ये ऑप्शन रूसो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में किसका मुख्य स्थान है? आप लोग अच्छे से जानते हैं, बालक का मुख्य स्थान है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? यानी सामान्य से जब विशेष की ओर जाते हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शन है, आगमनात्मक और निगमनात्मक, यानी आगमन और निगमन। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जहां पर सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं? तो यहाँ पर आपके सामने निगमन बिल्कुल सही है। निगमन में क्या होता है? सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। इसी को हम गणित में भी इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम कहते हैं नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए कि निगमन होगा सामान्य से विशेष की ओर। क्लियर हो गई बात? चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 पूछा जा रहा है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो बाल्यावस्था की जो उम्र होती है, अवधि होती है, वो होती है 6 से 12 वर्ष। ठीक है, अब बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, ये आपको बताना है। तो बाल्यावस्था में क्या होता है? बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं, तो ये सामूहिकता की भावना यहाँ पर विशेषता मानी जाएगी। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस पर प्रकट होती है? तो किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता ये किस पर प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपरोक्त। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इन तीनों में संवेग बहुत ज्यादा तीव्र हो जाते हैं किशोरावस्था में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? सीधा सा आंसर है प्रतिभाशाली। क्लियर हो गई बात? 140 से अधिक हैं तो वो प्रतिभाशाली होंगे। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। ये किसका कथन है? क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेवर, रॉस या फिर स्किनर। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। ये इसका जो कथन ये कथन दिया है क्रो एंड क्रो ने। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 यहाँ पर है, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? आपके सामने ऑप्शन है थॉर्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर और पावलोव। ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने के पठार का अगर निराकरण करना है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? क्या नहीं करना चाहिए? हमें नहीं वाला ऑप्शन ढूंढना है। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल। उसे दंडित करना चाहिए, गलत। उसे दंडित नहीं करना चाहिए। अगर सीखने के पठार का निराकरण करना है तो उसे दंडित नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र रेखा या फिर वक्र रेखा नहीं होती। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है
और बाद में यह क्रमशः मंद होती है, उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र यानी कॉन्वेक्स कर्व। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। कोई दो व्यक्तियों शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति आपस में समान नहीं हो सकते। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं हो सकते। कुछ न कुछ उन दोनों में भिन्नता जरूर पाई जाएगी। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, एक व दो दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं, 40, 38, 36, 50, 51, 54 और 23। तो यहाँ पर मध्यिका निकालनी है। मध्यिका निकालना सबसे आसान होता है। सबसे पहले इन सभी को अरेंज कर लीजिए, यानी आरोही क्रम में लिख दीजिए 23, 36, 38, 40, 50, 51 और 54। तो यहाँ पर ये हमने अरेंज कर दिया। अब इनमें बीचों बीच की संख्या कौन सी है वो आप देख लीजिए और वही आपकी मध्यिका होगी। जब भी हम आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में रखते हैं तो बीच की जो संख्या होती है वही मध्यिका होती है। तो अगर हम ये 3 इधर के छोड़ दें शुरुआत के, ये 3 आखिरी के छोड़ दें, बीच में बचा 40, तो आपकी 40 जो होगी वो मध्यिका आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? अगर इसको आप फार्मूला से भी करना चाहें तब भी फार्मूला से आ जाएगा। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 हैं, पद हैं, 7 पद हैं। और 7 कैसी संख्या होती है? 7 होती है विषम। तो हमें मध्यिका का विषम वाला फार्मूला लगाना होगा। मध्यिका का विषम वाला फार्मूला होता है n+1 बटे 2वां पद। ठीक है, n यहाँ पर है 7, तो 7 + 1 बटे 2 यानी 8 बटे 2 यानी कि चौथा पद। चौथा पद इनमें से कौन सा है? 1 2 3 और ये आपका चौथा पद यानी 40। यही आंसर आपका आ जाएगा। चाहे आप ऐसे निकाल लें, चाहे जैसे मैंने आसानी से बताया वैसे निकाल लें। आगे देखो, अगला यहाँ पर प्रश्न है, रुचि का संबंध है। रुचि का संबंध किससे है? योग्यता से, अवधान से, एक और दो दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। देखो, रुचि जो होती है ऐसी शक्ति होती है जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। तो रुचि का अवधान से सीधा संबंध होता है, यानी अवधान यानी अटेंशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सीखने का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर 2। अब सीखने का स्थानांतरण ये 3 तरीके का होता है। पहला होता है धनात्मक, ठीक है, और दूसरा होता है ऋणात्मक, और तीसरा कैसा होता है? तीसरा होता है शून्य। ठीक है, तो ये चीजें समझ गए। 3 तरह के होते हैं सीखने का स्थानांतरण, पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक और तीसरा शून्य। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान उत्तेजना का है। क्लियर? आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये किसका कथन है? ये आपको बताना है। मैकडूगल, वुडवर्थ, रॉस या फिर ट्रेवर। तो स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये कहा है वुडवर्थ ने।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं ध्यान को आकर्षित करने के आंतरिक दशा नहीं है? ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, 1 या 2, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, आंतरिक दशा नहीं है, उद्दीपन की स्थिति आंतरिक दशा नहीं है। आगे देखते हैं, संवेग की उत्पत्ति किससे होती है, ये आपको बताना है। आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास या संप्रत्ययों का निर्माण। तो यहाँ पर संवेग की उत्पत्ति किससे होती है, ये आपको बताना है। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरण के लिए अक्सर फिल इन द ब्लैंक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अभिप्रेरणा के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये यहाँ पर बताना है। संवेग, आवश्यकता, भावना या फिर प्रत्यक्षीकरण। तो अभिप्रेरण के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए शिक्षक को। तो यहाँ पर विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षकों को ये सभी ऊपर की तीनों क्रियाएं करनी चाहिए। यानी उनकी जो शिक्षण विधि है वो सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, तभी विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 है। प्रश्न संख्या 29 है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह परिभाषा दी है रॉस ने। अगला प्रश्न है, कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। देखो, कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित भी करना चाहिए, कहानी भी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी यहाँ पर सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। 30 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये 300 प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जो इनसे रिलेटेड फैक्ट्स जो मैंने किसी प्रश्न में बताएं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपकी अगर कोई विशेष डिमांड है तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।